हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। हम लोग ने पिछले सेशन पे एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया था। नेक्स्ट पे आज दूसरा मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो आपके यूपीएसआई के एग्ज़ामों में क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे हम लोग काम करेंगे कि कैसे कैसे पैटर्न के सवाल मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट करके बताया करिए कि आपको कौन सा और सेशन पढ़ना है या कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है ना। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है समय समय पे कि कौन सा वीडियो आ रहा है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे हम लोग अपने सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो नल ए और बी एक बाल्टी को क्रमशः 20, 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि 3 मिनट तक दोनों को खुला छोड़ दिया जाए तथा उसके बाद एक को बंद कर दिया जाए, तब शेष बाल्टी को अकेले बी कितने समय में सॉरी बी अकेले कितने समय में इसे भर सकता है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास दो नल हैं ए और बी। ए और बी ये भर सकता है इसे 12 मिनट में और ये भर सकता है 15 मिनट में। अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम मिलेगा 60। ये कितना काम करेगा? 5 काम। और ये कितना भरेगा? 4। कि अगर हमारे पास पूरा काम 60 हो, ठीक है, तो ए और बी प्रति मिनट की दर से 5 और 4 लीटर पानी डाल पा रहे होंगे। हमसे कह रहा है दोनों को खुला छोड़ दिया जाए। खुला छोड़ दो भाई। और कितने? 3 मिनट के लिए। 3 मिनट को अगर हम दोनों को खुला छोड़ दें तो 3 9 9 या 27 भाग भर जाएगा। कितना खाली बचेगा? 33। अब हमसे कह रहा है ए को बंद कर दिया जाए। ए को बंद करते हैं। ठीक है। तो हमसे कह रहा है शेष बाल्टी को बी कितने समय में भर जाएगा। बी अगर देखें तो प्रति मिनट की दर से वो 4 एफिशिएंसी में काम करेगा। तो अगर हम देखें तो 33 को भरने में उसे कितना समय लगेगा? 8 सही 1/4। 8 सही 1/4। अच्छा, पॉइंट में है तो 1/4 को हम पॉइंट में दे सकते हैं 2.5 मिनट। क्लियर ना। तो यहाँ पे आंसर टिक करेंगे हम कि 8.25 मिनट में हमारी टंकी क्या हो जाएगी, मतलब बी शेष भाग को भर देगा। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, हमसे कह रहे हैं दो रेलगाड़ियां ए तथा बी दो स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलती हैं। मिलने के बाद ए 5.4 घंटे बाद तथा रेलगाड़ी बी 7.35 घंटे बाद वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती हैं। यदि रेलगाड़ी एक ही चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दोनों स्टेशन को बीच की दूरी कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ऐसा पैटर्न आपको यूपीएसआई के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इसको समझ लेते हैं। बहुत इजी समझना है आपको कि जैसे अगर हम कहें ये आपका एक पूरा रास्ता हो। हमसे कह रहे हैं दो रेलगाड़ियां स्टेशन एक्स से वाई की ओर। मान लो ये स्टेशन एक्स है और ये वाई। ये ट्रेन ए है जो अपनी चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। इधर से मान लो कोई दूसरी ट्रेन है जिसकी हमें चाल निकालनी है। ठीक है। बी ट्रेन है, हमने कहा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। कह रहे हैं मिलने के बाद मान लेते हैं सभी किसी दोनों इस पॉइंट में किसी ना किसी पॉइंट पे मिली होंगी। क्लियर सी बात ना। ये इधर से चलना स्टार्ट की, ये इधर से चलना स्टार्ट की, दोनों इस पॉइंट पे मिल गई। अब हमसे कह रहा है कि रेलगाड़ी ए मिलने के बाद इधर से इधर तक पहुंचने में जो इसका समय लगा है 5.4 घंटे का समय लगता है। बात समझ में आई कि यहाँ पे मिल चुके हैं और उसके बाद इन्होंने जो समय लिया है वो कितने लिया है? 5.4 आवर। ठीक है। तथा रेलगाड़ी बी मिलने के उपरांत यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो उसके साथ समय लग रहा है 7.35 आवर। क्लियर ना। कि हमें रेलगाड़ी बी का मिलने के बाद का समय और रेलगाड़ी ए के मिलने के बाद का समय दिया गया है। कह रहा है चाल कितनी है? 84 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमसे कह रहे हैं दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम यहाँ पे चाल निकाल लेंगे कि बी की चाल कितनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हम ए की चाल
और बटे बी की चाल निकालेंगे तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे उनके समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रूट के इक्वल होता है। ठीक है, कि बी के द्वारा लिया गया समय बटे ए के द्वारा लिया गया समय। यहाँ पे वैल्यू रख दो सॉरी 84 अपॉन बी की चाल बराबर, अगर हम यहाँ समय देखें तो बी के द्वारा लिया गया समय ये है तो 7.35 और अगर यहाँ देखें तो ये कितना है 5.4 सॉरी 5.4 दशमलव हटाओ 0 लगा दो। देखो भाई जिससे कड़े आए काटें 5 से काट दो 5 एकम 5 कितना बचा 2 5 चौक को 20 5 सत्ते 35 इसे 5 से काटो 5 एकम 5 0 8 और कट जाएगा 3 से 49 बार और 36 बार। ठीक है, तो अगर हमें देखें तो 49/36 आ गया तो ये मिलेगा हमें 84 अपॉन बी की चाल बराबर 7/6 12 7 84 12 6 72 तो बी की चाल आ गई हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर, अब दोनों ट्रेनों की चाल मिल गई हमें कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे और एक की चाल मिल गई 84 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बात आती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने की। क्या निकालनी, दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल। अब ये बताओ कि अगर ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो इतने घंटे का समय लेती है, तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो 5.4 आवर में 80.4 किलोमीटर से चली गई दूरी प्लस 7.35 आवर में 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चली गई दूरी, ये हो जाएगी हमारी इसकी यात्रा की टोटल डिस्टेंस। मल्टीप्लाई कर दो 4 चौको 16 की 6 हासिलाई 1 4 5 20 और 1 21 8 चौको 32 की 2 हासिलाई 3 8 45 और 3 43। अगर हम इसे देखेंगे तो 6354 453.6 ये हो गया और इसे देख लो ये कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 72 पंचे 360 जीरो हासिलाई 36 72 दिया 216 और 36 216 36 52 हासिलाई 52 72 19 37 49 2.6.2 2.438 आपको मिल जाएगी। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगा 982.8 किलोमीटर, क्योंकि 0.2 यहाँ मिलेगा 0.6 यहाँ है, 0.2 एंड 0.6 मिलके क्या बनाएगा 0.8 और केवल एक ही जगह पे 0.8 आ रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी 982.8 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि मिलने के उपरांत का समय अगर हमसे दे रहा है तो आपको याद रखना है कि चाल का अनुपात उनके समय के वर्गमूल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहे हैं कि 5 भाइयों की साप्ताहिक औसत मजदूरी 60 रुपये है। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता हो तो अब नया वर्तमान औसत क्या है। तो सीधी सी बात है, 5 भाइयों का औसत मजदूरी कितनी है 60, तो पहले कुल कितने रुपए आ रहे होंगे इतने। अब जो 5वां भाई है वो 10 रुपये अधिक कमाता है, भाई 10 रुपये अधिक 5 से भाग दे दो 656 62। ठीक है, तो नया वर्तमान औसत कितना हो जाएगा 62। सॉरी, नेक्स्ट में देखो हमसे कह रहे हैं, कह रहा है 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000 रुपये 2500 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है ना, तो देखो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझ लो। पार्टनरशिप सिंपल सा है कि जिस व्यक्ति की जितनी राशि लगी हो और जितने समय के लिए लगी हो,
इनका अनुपात, उन दोनों के गुणनफल का अनुपात उनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो 3 भागीदार हैं, तीनों भागीदार ने 2000 रुपये, 2500 रुपये और 1000 रुपये का निवेश किया। अगर हम अनुपात की बात करें तो ये मिलेगा 4:5:2। तो इन लोगों ने जो पूंजी निवेश की है 4:5:2 के अनुपात में, तो लाभ भी इनको इसी रेशियो में मिलेगा। तो 4 5 9 2 11 यूनिट बराबर है 880 के। 1 यूनिट बराबर होगी कितने के? 80 के। तो हमसे कह रहा है कि इसका अंतिम भागीदार ये है, इसको टोटल लाभ 8 दूनी 16, ठीक है। अंतिम भागीदार को 160 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। क्लियर सी बात ना, याद रखना है, क्योंकि समय दिया नहीं है इस वजह से हम मल्टीपल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्ट रेशियो निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल देखो, हमसे कह रहे हैं एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली एक कुर्सी को 10% और 15% के 2 बार बट्टे पर खरीदी, यानी कि 2 किलो बट्टे पर खरीदता है। उसने 28 रुपये इसकी धुलाई पर खर्च कर दिए और इसे 800 रुपये में बेच दी। तो हमसे कह रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट, सीधी सी बात है कि अगर हम कहें 800 रुपये वाली कोई चीज़ है, इसको अगर हम 2 डिस्काउंट दें, एक 10% और एक 15%, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो दे दो 2 पर डिस्काउंट, तो एक हो गया 10% यानी कि 9/10, बचेगा कितना 90, और ये हो गया 17/20। अगर हम यहाँ से इसका विक्रय मूल्य निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 गुणे 17, 17 छक्के 102, हासिल आई 10, 17 3 51 10 61, 612 रुपये की उसने इस चीज को खरीदा। ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस। कह रहे 28 रुपये उसकी धुलाई पर खर्च हुए, ये भी उसकी जेब से गया होगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस, अगर हम टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें तो 612 प्लस 28, ये क्या हो गई 640, मतलब उसकी जेब से टोटल इस वस्तु को खरीदने पे 640 रुपये क्या हो गए, खर्च हो गए, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है उसने फिर से इसका कॉस्ट प्राइस करके इसे कितने रुपए में बेच दिया, 800 रुपये में बेच देता है। अगर 800 रुपये में बेचेगा, 640 रुपये उसको पूरी खरीद में खर्च हो गए, तो अगर हम उसकी प्रॉफिट की बात करेंगे तो 800 माइनस 640, हमें टोटल 160 रुपये का लाभ हुआ। हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, 160 का प्रॉफिट कहाँ से, 640 से इंटू 100%, ठीक है। 0 0 0 सॉरी ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 चौको 64 25, तो हम कहेंगे टोटल कितने परसेंट, 25% का उसे लाभ होगा। क्लियर सा, बहुत बेसिक बनाओ सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5x माइनस 40 बराबर 3x है, ठीक है। तो 2x माइनस 11 बराबर कितना होगा, ठीक है। ये देखो ये भी सवाल आया हुआ है लेकिन बहुत आसान सा है, बिल्कुल ओरल। अगर देखो 5x माइनस 40 बराबर 3x है, तो सीधा सा पश्चांतर करेंगे तो 2x बराबर हमें कितना मिलेगा 40, और 2x माइनस 11 मतलब 40 माइनस 11 इज इक्वल टू 29 आंसर, ठीक है। कितना मिलेगा 29। नेक्स्ट में देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, उसी आयत की चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाने पर और उसकी लंबाई 5 मीटर घटाने पर क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर कमी हो जाती है। तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा आयत की लंबाई के बराबर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक, तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल कितना दे रहा है 150, मतलब L इंटू बी बराबर 150, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है यदि उसकी चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ाया जाए, ठीक है। कितने मीटर, 2 मीटर, यानी कि चौड़ाई हो गई b प्लस 2, ठीक है। लेकिन लंबाई को 5 मीटर कम किया जाए, मतलब L माइनस 5, तो हमें कितना मिल रहा है, कह रहा है उसका जो क्षेत्रफल वो 30 मीटर कम हो जाता है, मतलब 120। L इंटू बी बराबर इतना है और ये इतना है, ठीक है।
और अगर अब हम यहाँ से थोड़ा सा ऑप्शनल ट्राई करें तो बहुत इजी तुम लोग लगा पाओगे, या इनके फैक्टर देख लें तो देखो, अगर हम यहाँ देखें तो इसमें 5 की कमी आ रही है, इसमें 2 की कमी आ रही है, तो अगर 5 और 2 की कमी के साथ इसके फैक्टर बनाएं तो ये हमें मिल सकते हैं L इंटू बी, 5 की कमी 10 दोबारा, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो हम इसे कह सकते हैं 15 गुणे 10, ठीक है। अब अगर लंबाई में हम 5 की कमी करेंगे तो 10 और चौड़ाई में 2 की वृद्धि करेंगे तो 12, दोनों को तो सेटिस्फाई करेंगे, बहुत इजी। कि अगर हम यहाँ देखें तो उसकी लंबाई 15 और 10 है, चौड़ाई कितनी है 10 है, तो हमें कितना मिलेगा क्षेत्रफल 150। अगर इसमें चौड़ाई में 2 बढ़ाएंगे, लंबाई में 5 की कमी करेंगे तो 120, मतलब क्या है 30 की कमी होगी, ठीक है। तो अब हमसे कह रहे हैं उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा उस लंबा क्या है, जिसकी भुजा आयत की लंबाई के बराबर है। अगर हम आयत की लंबाई देखें तो 15 है, और 15 का वर्ग का परिमाप p बराबर कितना होता है 4a, 4a, तो 4 गुणे 15 इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब इस सवाल को तुम लोग बिल्कुल पलक झपकते भी बना सकते थे बाई ऑप्शन, बिल्कुल देख के। आपको पता है कि आयत वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, ठीक है। यहाँ कहीं डेसिमल की चर्चा हो रही है, कहीं नहीं हो रही डेसिमल की चर्चा। तो अगर हम देखें तो 4 का मल्टीपल कौन दिख रहा है तुम्हें 60, बाकी तो सब ऑड नंबर्स हैं। खत्म, बताओ खत्म सवाल। नेक्स्ट पे देखो, कह रहा है एक बर्तन में 25 लीटर ब्रांडी और 7 लीटर पानी है तथा दूसरे बर्तन में 27 लीटर ब्रांडी और 30 लीटर पानी है, तो दोनों बर्तनों में ब्रांडी की शक्ति यानी स्ट्रेंथ की तुलना कीजिए। मतलब सीधा सा आप लोगों को क्या है उसकी इफिशियंसी का रेशियो निकाल देना है, वो भी दोनों जगह किसकी, ब्रांडी की, ठीक। तो अगर हम देखें तो इसमें कितना है 25, टोटल कितने में 25 और 7 32 में, इसमें कितना है 27, टोटल कितने में 27 और 13 40 में। सॉल्व करो, ये 5 बार ये 4 बार, कटेगा नहीं, इधर भेज दो 125 रेशियो 27 चौको 108। तो दोनों में अगर हम ब्रांडी की शक्ति की बात करेंगे तो 125 अनुपात 108 हो पाए, क्लियर ना। तो दोनों जगह हम क्या निकाल लेंगे रेशियो। नेक्स्ट भी सवाल हमसे कह रहे हैं दो बेलन की त्रिज्याओं के बीच अनुपात 3:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखो क्या है बेलन, और बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो अगर हम दोनों कंडीशन की बात करें तो आयतन πr1²h1 और दूसरे का हो गया πr2²h2, ठीक है। हमसे कह रहे हैं उनकी त्रिज्याओं के बीच अनुपात 3:2 है, पाई से पाई खत्म, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ऊंचाइयों का अनुपात 3:7 है, तो 3 और 7, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो आंसर मिलेगा 27:28, ठीक है। तो हम कहेंगे उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा 27:28। बहुत इजी फॉर्मूले बेस्ड पे सवाल है, आराम से आंसर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक प्रतियोगी परीक्षा में राज्य ए में 6% अभ्यर्थी कुल सम्मिलित अभ्यर्थी में से चुने गए, राज्य बी में उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित हुए तथा 7% अभ्यर्थी चुने गए। राज्य बी में राज्य ए की तुलना में 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए, तो प्रत्येक राज्य में कितने अभ्यर्थी थे। सो इजी सवाल। अगर हमने कहा दोनों की संख्या कैसी है तो बराबर है, ठीक है। अगर दोनों की संख्या राज्य ए और राज्य बी की संख्या बराबर है तो परसेंटेज कैलकुलेशन करा रहा है, परसेंटेज कैलकुलेशन। तो अगर यहाँ पे 6% चुने जाएंगे, यहाँ पे 7%, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1% होगा, और 1% कितने के बराबर 80 के। सीधी सी बात है कि इसमें 6% विद्यार्थी मतलब 6 विद्यार्थी चुने गए, उसमें 7% मतलब 7 विद्यार्थी चुने गए, तो दोनों के बीच का अंतर 1 यूनिट होगा, और 1 यूनिट बराबर कितने विद्यार्थी के 80 विद्यार्थी के। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 100% निकाल लो भाई, 100%, तो प्रत्येक उसमें कितने विद्यार्थी होंगे 8000, ठीक है। कि प्रत्येक राज्य में कितने विद्यार्थी होंगे 8000, क्लियर।
नेक्स्ट बनाते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण सी बराबर 140 है तथा ए कोण ए प्लस 3 कोण बी बराबर 180 है, तो ए का मान ए किसके बराबर होगा। ठीक है, आपको पता है त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। अगर ए प्लस सी बराबर 140 है तो कोण बी का मान कितना होगा 180 माइनस 140 कितना होगा 40 डिग्री। अब ए का मान बी का मान मिल गया, यहाँ से ए का मान निकाल दो तो कोण ए बराबर 180 माइनस 3 गुणे 40, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना होगा 60 अंश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि तथा उसके आधार की ऊंचाई आधार से ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा। देखो सबसे पहली बात तो चतुर्भुज समझ लो, जैसे कोई समांतर चतुर्भुज है तो ये हो गया इसका आधार और ये हो गई इसकी ऊंचाई। और आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटल का अगर हमें एरिया चाहिए है तो बहुत ईजी होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई से हमें पता है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, मतलब a इंटू एच से। ठीक है, या b इंटू एच से। अब देखो आपको पता है कि दोनों के इसमें 25% की वृद्धि और इसमें 10% की कमी, तो फ्रैक्शन से काम कर लो कि 25% की वृद्धि, अगर 25% की फ्रैक्शन की बात करें तो 5/4, मतलब क्या हो इसकी आधार अगर 4 होगा तो अब कितना हो गया 5। नेक्स्ट में ऊंचाई की बात कर रहा है 10% की कमी, अगर हम 10% की फ्रैक्शन की बात करें तो 1/10 यानी कि 9/10, यानी कि 10 होगी तो कितनी हो गई 9। अब आपको पता है कि आधार और ऊंचाई क्षेत्रफल क्या होगा दोनों का गुणनफल, 9 × 45 और ये कितना है 40। भाई बताओ कितना बढ़ गया 5 यूनिट, कहाँ से 40 से, इंटू 100%, 8 × 40 कितने परसेंट 12.5%, तो हम कहेंगे उसका क्षेत्रफल 12.5% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आई थिंक। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट सवाल है हमसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है एबीसीडी, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, डी और ई क्रमशः एबी और इसी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल व समलंब चतुर्भुज एडीईसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलो तो देखो इसके पहले इससे क्या प्रॉपर्टी समझ लो तुम लोग, सारी प्रॉपर्टी समझा देते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज की। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी। अगर हम इनके मध्य बिंदु को समझें, ये है इनको हमने ऐसे मिला दिया और हमने चलो इसको भी मिला दिया समझने के लिए ये। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी समझ लो कि अगर हमने कहा एबीसी, ए बी का मध्य बिंदु क्या है डी है और बी सी का मध्य बिंदु क्या है ई है। ठीक, तो हमसे कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और कह रहा है एक हमारा समलंब चतुर्भुज बना ए डी ई सी। ठीक है, ए डी ई सी की बात करते हैं इसकी, ये हमारा चतुर्भुज है। ठीक, अगर हम देखें तो अगर हम इसकी सारे मिड पॉइंट को मिलाएं तो कितने त्रिभुज बने, एक 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 और एक। अगर हम पूरे की बात करें तो पूरे का क्षेत्रफल कितने यूनिट होगा 4 यूनिट। और अगर हम इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितने यूनिट है 1 2 3। तो हम कहेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा अगर वो 4 यूनिट है तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितने यूनिट होगा 3 यूनिट होगा। तो आंसर हम लोग बहुत ईजी मानेंगे 3 4 अनुपात 3। क्लियर ना।
ये याद रखो कि अगर हम समबाहु त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ऐसे करके ये 4 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, कि अगर हम कहें इन त्रिभुजों के सभी के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे, और सबको जोड़ेंगे तो 4 यूनिट, ट्रिपेजियम का एरिया हमें मिल जाएगा 3 यूनिट। नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहा है, ये एक आपके सारी परसेंटेज डाटा दिया गया है डायग्राम में। हमसे कह रहा है यदि वर्ष में खेले खेलों पर 15 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ 50 लाख की राशि खर्च की गई है, तो क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च की गई। क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट कितना है 25 और हॉकी कितना है 15, 15 और 25 40%, और अगर हम इसका 40% निकालेंगे तो 15 चौको 60, 60 के मल्टीपल्स में कोई डिजिट 10। ठीक है, क्योंकि हमें 6 जीरो है। ठीक है, इसका हमें कितना परसेंट निकाल देना 40%, तो 15 गुणे 4 के मल्टी में मिलेगा 15 चौको 60, ए ऑप्शन आंसर। इसी से रिलेटेड सवाल है कि कह रहा है कि यदि वर्ष में खेलों पर कुल इतने रुपए की राशि खर्च की गई हो तो बास्केट पर कितनी राशि खर्च की गई। फिगर देख लो, बास्केट पे कितना है 12.5%। ठीक है, और 12.5% पे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना है 12.5, और 12.5 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8, और अगर हम इसके मल्टीपल में देखें तो ये कितने बार कटेगा 15 बार, तो 15 के मल्टीपल में कोई संख्या ये। क्लियर ना, तो बहुत इजी, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन पे काम करो, रेशियो पे काम करो और देख लो। क्लियर ना, नेक्स्ट पे देखो, फुटबॉल के लिए खर्च की गई कुल राशि और हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि का अनुपात कितना है। फुटबॉल एंड हॉकी पर खर्च की गई राशि का अनुपात, फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल 15% है, हॉकी 15% है, दोनों के बीच का अनुपात 1:1 होगा। ठीक है, दोनों कितने हैं 15% वो है और 15% दोनों, तो दोनों के बीच के रेशियो की हम बात करेंगे 1:1। नेक्स्ट पे देखो, एक व्यक्ति की आय 8,000 थी, प्रथम 2 वर्ष में उसकी आय में क्रमशः 10% और 5% की कमी हो गई। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष उसकी आय पुनः 15% बढ़ गई, तो हमसे कह रहा है उसकी आय क्या हो गई। आसान सा सवाल कि हमारे पास पता है कि उसकी जो आय थी वो कितनी थी 8,000। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज वृद्धि देखो, कह रहा है उसकी आय क्रमशः 2 वर्ष कितनी बढ़ी, कम हुई 10% और 5%। 10 मतलब 90/100 और 5 मतलब 95/100। क्लियर, अब कह रहा है तीसरे वर्ष उसकी आय में पुनः 15% की वृद्धि हो गई, यानी कि 115/100। क्लियर सी बात ना, सॉल्व करो थोड़ा सा, 9/10, 19/20, 23/20, 1 2 तीसरा भी काट दो, और 4 दूनी 8, तो हमें मिला है 2 गुणे 9 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस वैल्यू से लगा लो तुम्हें, बहुत आसान सा, 9 × 27, 7 9 63 और 3 दूनी 6 63। ठीक है, इकाई का अंक 6 मिलेगा इसका, और 6 केवल एक ही ऑप्शन में है 7866, तो इसका मल्टीपल करोगे तो 7866 आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर ना, तो थोड़ा सा ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है एग्जाम में बनाने से के लिए, कि मल्टीपल से बचने के लिए आप एक यूनिट प्लेस वैल्यू की भी सहायता ले सकते हो। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है कि यदि 2x + 1/4x = 1 है तो x² + 1/64x² का मान कितना होगा। देखो, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 64 चाहिए,
और यहाँ पे ओनली x चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। तो आपको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। अगर हम यहाँ 8 बना दें तो स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, तो बना दो 8। अगर हम यहाँ इस पूरे पक्ष में 2 का भाग और इधर पे भी 2 का भाग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मल्टीपल करेंगे हम तो x प्लस 1/8x बराबर हमें मिलेगा 1/2। अब आपको पता है दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा कि ये हो जाएगा x² प्लस 1/64x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/8x बराबर 1/4। ये खत्म, ये 1/4 खत्म, पश्चांतर करेंगे तो x² प्लस 1/64x स्क्वायर बराबर 1/4 से 1/4 दोनों खत्म हो जाएंगे, कितना मिलेगा? 0। तो इस पूरे पद का मान कितना होगा? 0। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। ये पैटर्न आते ही आता है कि x प्लस 1/x बराबर कुछ है तो x² प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। ये सारे पैटर्न आपके पूछे जाते हैं परीक्षा में। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि 9x² प्लस 16y² माइनस 60 बराबर 9x² प्लस 16y² बराबर 60 है। तो 3x प्लस 4y बराबर 6 है। तो xy का मान ज्ञात करो। तो xy तभी मिलेंगे जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। और देखो आपको दिख रहा होगा कि 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो बहुत अच्छा इन दोनों का स्क्वायर कर दो। तो 9x² प्लस 16y² बराबर नहीं 2ab 2x इंटू 2ab तो 2 इंटू 3x इंटू 4y बराबर 36। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 60 प्लस 24 x इंटू वाई बराबर 36। तो अगर देखें तो 24x इंटू वाई बराबर माइनस का 24 से 24 खत्म, x इंटू वाई बराबर -1। क्लियर? कितना मिलेगा हमें? -1 है, -1। क्लियर ना। तो आसान सा हम दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको फाइंड कर सकते हैं कि वैल्यू कितनी होगी। वर्तमान में राम और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:1 है। 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। तो 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमसे कह रहे हैं वर्तमान में राम और उसके पुत्र की आयु कितनी है? 7:x। ये 7x और ये x हो गया। कह रहा है 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु, 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु का गुणनफल उस वर्ष पुत्र की आयु का x-2 का कितने गुना थी? 26 गुना। ये खत्म। 7x बराबर हमें मिलेगा 28, x इज इक्वल टू 4। ठीक है। कि अगर हम यहाँ बात करें तो x का मान कितना है? 4 वर्ष है। ठीक है। तो यानी कि हम कहेंगे उसका जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। तो हमसे कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी? 2 वर्ष। 2 वर्ष घटा दो तो 2 वर्ष आंसर। क्लियर? हमसे कह रहे हैं एक व्यापारी एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है, एक नगद भुगतान करने वालों के लिए और दूसरा 6 माह तक उधार लेने वालों के लिए। फिर दोनों मूल्यों पर क्या अनुपात होगा? इन दोनों मूल्यों का अनुपात क्या होगा यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.25 है। ठीक है। तो सबसे पहले इस 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो तुम।
6 से ही 1/4, 6×24, 25/4, 100 से भाग कर दो तो 25 चौको 100, 1/16। और 1/16 का मतलब कि अगर कोई चीज़ 16 की होगी तो पहली साल अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली छमाही पे तो ब्याज नहीं लगेगा, 16 रुपये जाएंगे, लेकिन अगली छमाही पे 16 रुपये प्लस इस 16 का 1/6 यानी कि कितना रुपए, 1 रुपये, इतना जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो इंटरेस्ट के रूप में वो टोटल कितने रुपए दे देगा, 33। और जब इंटरेस्ट नहीं लग रहा था तो 16 और 16 32, तो अनुपात कितना मिलना चाहिए, 32:33। आसान सा हम लोग ऐसे सवालों के लिए सिर्फ रेट परसेंट का यूज करके ही आंसर निकाल देंगे कि अगर हम कहें कि हमने देखा कि 16 रुपये मूलधन होगा, अगर सीधी सी बात है कि हम ब्याज ना लें तो 16 यूनिट देंगे, और 16 यूनिट तो पूरे एक साल में 16 दूनी 32 रुपये दे देंगे। ठीक है, लेकिन जब इंटरेस्ट होगा तो पहली छमाही में 16 रुपये ही देगा क्योंकि ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन अगली छमाही पे हमें 16 माने 6.25% की दर से ब्याज भी देना होगा। और 6.25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/16, मतलब अगर 16 रुपये की किस्त मानेंगे तो उस पर 1 रुपये का ब्याज दे देंगे। तो अगर वो बिना ब्याज के दे तो 32 रुपये देगा, और ब्याज के साथ देगा तो 33 रुपये देगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 32:33। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आसान सा। ठीक है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, आंसर मिलेगा। देखो अगर हम देखें तो ये 10 पे रूट लगी हुई है, सॉरी 100 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10। इसकी वैल्यू देखो 1/3 है तो 3 पॉइंट खिसका दो, कितना हो जाएगा, गुणे में 0.1 माइनस, यहाँ पे 4 लगी हुई है तो 16 2 का है तो 0.2 गुणे, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस ये 5/4 माइनस पावर लगी है तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है ना, चेंज हो जाएगा, और 4/5 की वैल्यू 0.8, 0.8। ठीक है, अब बॉड मास का रूल्स लगा दो भाई, मल्टीपल, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना है 0.2, और ये कितना है प्लस का 0.8, तो 8 1.0, तो 18, 18 में से 2 गए 16, 1.6, तो 1.6 हो जाएगा इस फंक्शन का मान। नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहा है एक आदमी के पास कुछ केले हैं, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है तो उसके पास 4 केले बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक को 10 और 12 केले देता है तब भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं, और पुनः यदि वह 15 और 16 केले देता है तो भी 4 बच जाते हैं, तो उसके पास कुल कितने केले थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो हर एक स्थिति में कितने केले शेष बच रहे, 4 शेष बच रहे। ठीक है, और जब ऐसे सवाल आया करे तो बहुत ईजी हम कहना चाहता है वो कि अगर हम संख्या को 6 से 8 से 10 से 12 से 15 से और 16 सभी से विभाजित करें तो हमारी प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचना चाहिए, 4। तो आप लोग करोगे क्या, 4 6 8 10 12 15 और 16 का क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम में अगर हम शेषफल को रिमाइंडर को जोड़ दें तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से देख लो, 6 8 10 12 15 इन सब का एलसीएम कितना होगा, 120, 120 में इसको इंक्लूडेड कर दो तो 240, 240 प्लस 4 244, 244 एक केलों की वह संख्या होगी कि हम सभी को 6 के बांटें या 8 में बांटें, 10 में बांटें या 12 में बांटें, 15 में बांटें, 16 में बांटें, तो हमारे पास प्रत्येक स्थिति में 4 केला शेष बच जाएगा। अगला हमसे कह रहा है कि 12,000 रुपये की राशि पे 18% की दर से वार्षिक दर से 7 वर्ष के अंत में कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। सीधे से इंटरेस्ट निकालना है तो भाई 12,000 रुपये की धनराशि पे 18% की दर से पे मिलने वाला ब्याज 120 गुणे 18 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126, 0 12 की 2 हासिल आई 7, 12 दूनी 24 और 7 31 की 1 हासिल आई 3, 12 के 12 3 15, 15 120, तो ब्याज के रूप में टोटल 15,120 रुपये प्राप्त हो जाएंगे।
नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है हमें इकाइकांक निकालना है, इकाइकांक इस सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो यूनिट प्लेस वैल्यू निकाल लो। देखो 1 पे कोई भी पावर लगी हो, यूनिट प्लेस वैल्यू 1 प्लस इसकी भी यूनिट प्लेस वैल्यू 1 माइनस 6 पे कुछ भी लिखा हो, यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6। 5 पे भी कुछ भी लिखा हो उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू 5। 6 पे कुछ भी लिखा हो यूनिट प्लेस वैल्यू 6। और ये लिखा हुआ है 259 की यूनिट प्लेस वैल्यू 9। तो अगर हम देखें तो 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 में से 12 गए, 16 की 6, 6 में से 12 गए 4। इकाइकांक कितना मिलेगा 4। सभी के इकाइकांक देख लो, ऑपरेशन के साथ वैल्यू निकाल लेंगे। हमसे कह रहा है ये संख्या दी गई है जिसमें जहाँ ए और बी परमेय संख्या है, तो ए माइनस बी का मान कितना होगा। ये देखो ये पूरे में चढ़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे 28 माइनस, ऐसी कंडीशन में जब वर्गमूल चढ़ा हो तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचाया करो, बाकी सारे को अंदर भेज दो। तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27, √27 ये 2 बराबर लिखा हुआ है √3a प्लस बी। कंपेरिजन करेंगे हम दोनों साइड का। तो अब ऐसी कंडीशन में इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर ये मिले। तो हमें पता है 27 एकम 27, 27 और 1 28। तो हम इसकी जो वर्गमूल मिलेगा वो मिलेगा √27 माइनस √1। और √27 को लिखेंगे 3√3 माइनस √1 की वैल्यू 1 ही होती है, बराबर √3a प्लस √3a प्लस बी। अब देखो अगर हम कंपैरिजन करें तो a बराबर हमें 3 मिला और b बराबर -1। तो हमें चाहिए a माइनस बी, तो 3 और माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, ठीक है ना। ये वर्गमूल निकालने की बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक से, जब रूट सर्ट्स में चढ़ा हो बस ये देखा करो कि इनके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों के गुणनफल इसके बराबर तथा एडिशन इसके बराबर। तो 27 एकम 27, 27 और 1 28। नेक्स्ट में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 528 यदि उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 33 से, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जोड़े निकालने वाले सवाल। तो हमसे कह रहा है महत्तम समापवर्तक 33 है, तो एक संख्या हो गई 33x और दूसरी संख्या क्या होगी 33y, और दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 528। तो अगर हम देखें तो x प्लस वाई बराबर हमें मिलेगा 528 बटे 33, 33 से भाग दो तो 33 से कम 33 बचा कितना 19, 8, तो 33 छक्का 198, ठीक है, क्लियर ना। तो अब हम देखें तो हमें पास अनकॉमन फैक्टर का जो योगफल है वो 16 आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे 1 प्लस 15, 2 प्लस 14, 3 प्लस 13, 4 प्लस 12, 5 प्लस 11, 6 प्लस 10, 7 प्लस 9 और 8 प्लस 8। अब नहीं बनाना है क्योंकि अगेन वही मिलेंगे 9 प्लस 7। अब यह ध्यान रखना है कि इनमें से कौन से जोड़े पॉसिबल हैं। वो जोड़े पॉसिबल होंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। अगर जिनमें कुछ भी संख्या कॉमन आ रही है वो जोड़ा नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो इस पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 है, यहाँ ये हो नहीं सकता, यहाँ पे 1 है, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे 1 है, ये हो नहीं सकता, यहाँ पर भी 1 है, ये हो नहीं सकता। तो अगर हम देखें तो कितने जोड़े संभव हैं 4 जोड़े संभव हैं, क्योंकि देखो 2 और 14 में 2 कॉमन है, 4 और 12 में 4 कॉमन है, 6 और 10 में 2 कॉमन है, यहाँ पे 8 और 8 में तो पूरा 8 कॉमन है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें याद रखना है कि वही जोड़े संभव होंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है किसी भिन्न तथा उस भिन्न के व्युत्क्रम के 3 गुणे का योगफल कितना है 19 है। किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का
योगफल 19 है। सवाल गलत हो गया। हटा दो इसको। नेक्स्ट देखो, हमसे कह रहा है √3 बराबर 1.732, तो 9 + 2√3 अपॉन √3 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें चाहिए है किसकी वैल्यू 9 + 2√3 बटे √3, तो मल्टीप्लाई कर दो √3 से। कभी भी ऐसे सवालों को डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं लगाना है, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर √3 का भाग देना पड़ जाए 1.732 का, तो बस कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। परमीकरण करो तो ये मिलेगा 9√3 और प्लस √3 ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3। 3 से देखो भाग चला जाएगा तो 3√3 और प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए, अब रख सकते हैं वैल्यू 1.732 प्लस का 2, मल्टीप्लाई करो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 1 हाथ से लाई 2, 3 एकम 3 2 5 प्लस 2, तो 5 और 2 7, 7.196, 7.196 ये हमारा आंसर हो जाए। कभी भी डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है 1.732, गलत, मतलब पता चला कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ऐसे सवालों को पहले नीचे जो हर की वैल्यू है उससे करनी से हटा दिया करो। कैसे? परमेयकरण करके, जो जिस शर्त पे लगा हो उसी शर्त से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हमारा नीचे से करनी हट जाएगी, ऊपर को हम समझ लेंगे। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है एक नाव में 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आने पर इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले 10 नाविकों में से 56 किलो भार नाविक के स्थान पे मान लेते हैं कि 10 नाविकों का कुल भार कितना था x, 56 वाला गया और एक नया आ गया। ठीक है, तो अभी भी कितने लोग हैं 10 ही लोग हैं। औसत भार हमारा बढ़ गया कितना 800 ग्राम। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10x - 56 प्लस y बराबर ये 10x और प्लस का 800 ग्राम है, किलोग्राम में बदल देंगे तो 8 किलोग्राम हो जाएगा। 10 से 10 खत्म, y बराबर 56 × 8 64 64। क्लियर? इसको तो ऑप्शन से भी मान सकते थे भाई, इधर वृद्धि हो रही है तो जिसका भी भार होगा इस 56 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। 56 से बड़ा कोई ऑप्शन ही नहीं है सिर्फ 64 के अलावा। नेक्स्ट सवाल देखो, परसेंटेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए, 60% विद्यार्थी पेपर सेकेंड में उत्तीर्ण हुए, 15% विद्यार्थी हमसे कह रहा है दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या। इसको हम डायग्राम में समझेंगे। देखो दिस हमने कहा ये पूरी क्लास है, मान के चलो ये पूरी क्या है क्लास है। क्लास है, इसमें ये पेपर फर्स्ट, इसमें कितने परसेंट लोग पास हुए 70, इसमें कितने पास हुए 60। फेल मतलब इन क्लासों से बाहर, क्योंकि ये पास वाली, ये पेपर फर्स्ट में पास, ये पेपर सेकेंड में पास, तो जो भी फेल होंगे वो बाहर। वो कितने हैं 15%। ठीक है, अगर हम दोनों में पास की बात करेंगे वो ये होंगे। ठीक है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कितने हैं x। अगर इनकी बात करें केवल इतने की, जो ये हैं कौन से, ये वाले जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, अगर हम केवल इनकी बात करें तो ये होंगे 70 - x%। ठीक है, क्योंकि ये वाले x निकल गए। सेम ऐसे यहाँ पे बात करें तो ये कितने होंगे 60 - x। और आपको पता है कि एक क्लास में वो व्यक्ति प्रेजेंट होगा जो केवल पेपर फर्स्ट में पास होगा, केवल पेपर सेकेंड में पास होगा, जो दोनों में पास होगा वो जो दोनों में फेल होगा। इनके अलावा कक्षा में कोई नहीं होता, सबका एडिशन 100% के बराबर। अगर हम इन सबको देखें तो x से x खत्म, 70 और 60 130 और 15 145, और 145 में 100 घटाएंगे तो -x = 100, तो x बराबर हमें मिलेगा 45%। तो 45% ऐसे लोग हैं जो दोनों विषयों में पास हैं, और इस 45% का
संख्या में मान दे रहा है 270। अगर हम देखें तो 45 छक्का 270, 1% कितने के बराबर 6 के, तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे 600। ठीक है, ऐसे सवालों को बिना डायग्राम के आप लोग तब समझोगे कि ऐसे देखा करो, जब 70% ये हैं 60% ये हैं, तो सीधी सी बात है इनमें वो विद्यार्थी कॉमन होगा जो दोनों विषयों में पास होगा। ठीक है सी बात, तो दोनों विषयों में पास होगा, उसको -x के साथ प्लस दोनों विषयों में फेल, तो 60 70 130 और 15 145, तो कितना ज़्यादा हो, यानी कि कितना इससे घटा दिया जाए कि 100% हो, तो हम कहेंगे 45%। और 45% वो है जो 2 बार जुड़ गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्लियर सी बात ना। तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों विषयों में पास होंगे वो 45%, और उसकी वैल्यू कितनी है 270 के बराबर। ये तो हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, क्लियर ना। तो इतने आप लोग क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है ना। सभी के लिए नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।